नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबको यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज मैं मध्यकाल में अवधि का साहित्यिक भाषा के रूप में विकास हुआ है, तो किस तरह से हुआ है। तो सबसे पहले आप परिचय देख लीजिए। तो अर्धमागधी अपभ्रंश से ही पूर्वी हिंदी का विकास हुआ। अर्धमागधी अपभ्रंश से ही क्या हुआ, पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोली जाती हैं? अवधी बोली जाती है, बघेली और छत्तीसगढ़ी की गणना की जाती है। पूर्वी हिंदी की बोलियां में अवधी है वे सर्वप्रमुख और लोकप्रिय प्रतिनिधि बोली है। जो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो अवधी है वे क्या है, सर्वप्रमुख और लोकप्रिय प्रतिनिधि बोली है। हरदोई जनपद को छोड़कर संपूर्ण अवध प्रांत में अवधी का प्रयोग किया जाता है। अवधी का जो प्राचीन नाम था वे कौशाल था, अतः अवधी को ही कौशाली भी कहा जाता है। और अवधि को क्या कहा जाता है? तो अवधि को ही कौशाली कहा जाता है, कौशली कहा जाता है। अवधि को ही कौशली कहा जाता है। और देसी भाषा के रूप में कौशली का जो उल्लेख है वे वल्यामल जो 8वीं शताब्दी में मिलता है। और प्राकृतिक पेंगलम में पुरानी अवधि के रूप मिलते, जो प्राकृतिक पेंगलम में पुरानी अवधि के रूप मिलते हैं। और जो प्राकृतिक पेंगलम है किसकी रचना है? तो वंशीधर की रचना है। दामोदर पंडित ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना 12वीं शताब्दी के प्रथमार्ध में की थी। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना का उद्देश्य क्या था? राजकुमारों को अवधि और कौशली के माध्यम से भाषा ज्ञान की शिक्षा देना था। तो प्रश्न आ सकता है कि जो उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना का मूल उद्देश्य क्या था? तो राजकुमारों को जो अवधि और कौशली के माध्यम से भाषा ज्ञान के क्या शिक्षा देना था। और उक्ति व्यक्ति प्रकरण को संक्रांतिकालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जो संक्रांतिकालीन महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें पूर्वी हिंदी का पूर्व रूप सुरक्षित है। साथ ही यह मध्य प्रदेश और प्राच्य देश की आर्य भाषा की व्यवस्था को भी स्पष्ट करता है। अवधि की जो उत्पत्ति है वे अन्य भारतीय भाषाओं की तरह ही हुआ है। 1000 ईस्वी से 1100 ईस्वी के आसपास माना जाता है। जो अवधि का जो समय काल है वे 1000 ईस्वी से 1000 ईस्वी या 1100 के आसपास माना जाता है। और अवधि के विकास को 3 कालखंडों में बांटा गया है। जो मध्य सबसे पहले आदिकाल 1400 ईस्वी, और उसके बाद मध्यकाल 1400 से 1700 ईस्वी, और आधुनिक काल 1700 से अब तक है, आधुनिक काल का समय है। और अवधि का क्षेत्र में और मंडल और जिले हैं। तो फैजाबाद में कहाँ कहाँ अवधि का प्रयोग किया जाता है? तो फैजाबाद, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अम्बेडकर नगर, छत्रपति साहू जी और महाराज नगर, ये जगह में अवधि का प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले स्थान को आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि प्रश्न बन सकती है कि अवधि का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, किस जगह में किया जाता है, ऑप्शन के तौर पर देखने को मिल जाता है। तो आप सभी इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से आपको याद कर लेना है। और समवर्ती जिले में भी अवधि को समीपस्थ भाषाओं बोलियों से कुछ प्रभावित हैं। जैसे सीतापुर और लखीमपुर खीरी में भी कन्नौज और फतेहपुर कन्नौजी तथा बुंदेली में इलाहाबाद के पूर्वी भाग में भोजपुरी और अवधी से जैनपुरी, मिर्जापुरी, बस्ती जिले में अवधी भोजपुरी से प्रभावित है। परंतु संपूर्ण अवधी क्षेत्र की जो भाषा है वे व्याकरणिक एक रूपता है। जो संपूर्ण जो अवधि का क्षेत्र की भाषा क्या है? व्याकरणिक और एक रूपकता है। तो प्रश्न आ सकता है कि जो संपूर्ण अवधि क्षेत्र की भाषा में व्याकरणिक एक रूपता है। तो आपको ये लाइन को अच्छे से देख लेना है। उसके बाद जो भारत के बाहर अवधि का प्रयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? जो पारस्परिक बातचीत के रूप में। तो भारत के बाहर फिजी, त्रिनिदाद, गुयाना, मॉरिशस, दुबई, ये सभी जगह में अवधि भाषा में पारस्परिक बातचीत के रूप में करते हैं। अब भोलानाथ तिवारी के अनुसार बैसाडी, मिर्जापुरी तथा बैखौनी अवधि का मुख्य बोलियां हैं। बैसवाड़ी अवधि की एक उपबोली है। बैस
राजपूतों के प्राधान्य के कारण इस क्षेत्र में बैसवाड़ा कहते हैं। जो बैसवाड़ा के क्षेत्र के अंतर्गत उन्नाव एवं रायबरेली के मध्य और अवधि की विशेषता को आपको अच्छे से देख लेना है, क्योंकि इससे संबंधित भी प्रश्न देखने को मिल सकती है। तो खड़ी बोली के तुलना में जो अवधि के स्वरों की मात्रा में कुछ कम होती है। जो खड़ी बोली के तुलना में जो अवधि में स्वरों की जो मात्राएं कुछ कम होती हैं। अवधि में ड़ के स्थान पर न बोली का प्रयोग किया जाता है। जैसे गुण है तो उसमें गुण, लक्ष्मण है तो लक्ष्मण, इस तरह से ड़ के स्थान पर र बोली की प्रवृत्ति है। जैसे लड़िका, लड़का के जगह में लड़िका का प्रयोग किया जाता है। और इसमें षटकोण के स्थान पर जो मूर्धन्य स के स्थान पर ख बोलने की प्रवृत्ति पाई जाती है। इस तरह से आपको देखना है। मूर्धन्य स, दंत स और तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स के स्थान पर जैसे ऋषि, विश्वामित्र, इस तरह से प्रयोग किया जाता है। अवधि के अंतर्गत संस्कृत शब्दों में ण लिखा जाता है और किंतु उसका उच्चारण ड की तरह ही होता है। तो ये सभी अवधि की विशेषताएं हैं। और अवधि साहित्यिक रूप में विकास किस तरह से हुआ है? तो अवधि को काव्य भाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने पूरा श्रेय जो मुल्ला दाऊद को, क्योंकि वे साहित्यिक दृष्टि से अवधि का प्रथम रचना है वे चंदायन है। और इसका जो प्रकाशन है वे 1380 ईस्वी में माना जाता है। और मुल्ला दाऊद ने सर्वप्रथम अवधि भाषा का प्रयोग किया था। और चंदायन में दोहा चौपाई की कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है। और चंदायन में ही दोहा चौपाई और कड़वक शैली का प्रयोग किया गया है। यह कृति ईश्वर वंदना और पैगंबर वंदना, गुरु वंदना और तत्कालीन राजा की प्रशंसा से मशनवी शैली में लिखी गई है। और जो चंदायन है वे किस शैली में लिखी गई है? तो मशनवी शैली में लिखी गई है। काव्य भाषा के रूप में अवधि के 2 रूप मिलते हैं। और काव्य भाषा के रूप में अवधि के कितने रूप मिलते हैं? तो काव्य भाषा के रूप में अवधि के 2 रूप में मिलते हैं, ठेठ अवधि और साहित्यिक अवधि। तो प्रश्न बन सकता है कि काव्य भाषा के रूप में अवधि के कितने रूप मिलते हैं? तो अवधि के 2 रूप मिलते हैं। भक्तिकालीन सूफी काव्य में प्रेम मार्गी शाखा में ठेठ अवधि का प्रयोग हुआ। जो भक्तिकालीन सूफी काव्य में प्रेम मार्गी शाखा में ठेठ अवधि का प्रयोग मिलता है। और गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो साहित्यिक अवधि है, और गोस्वामी की जो साहित्यिक रचनाएं हैं वे अवधि में है। अब मुल्ला दाऊद कृत चंदायन को चंदायन और लोर कहा भी कहते हैं। और इसकी भाषा है वे चंदायन की भाषा क्या है? ठेठ अवधि है। और चंदायन काव्य की अभिव्यक्ति में सहजता और चित्रात्मकता है। जो चंदायन काव्य की अभिव्यक्ति में क्या है? सहजता और चित्रात्मकता है। और ये पंक्ति है, उतर न दे लोर मुँह जोवा, सांप डरी किस लहरे सोवा। चंदायन का विरह वर्णन अभूतपूर्व है। जो चंदायन का विरह वर्णन है वे क्या है? अभूतपूर्व। काठी पेड़ जरी मुर उपारो, डरी डरी कर फैली फराओ। इसके उपरांत लाल चदास का हरिचरित, सूरजदास का राम जन्म, ईश्वर दास कृत सत्यवती की कथा और भरत मिलाप और अंगद पैर आदि में अवधि भाषा काव्य परंपरा को आगे बढ़ाया। हिंदी कवियों में प्रेमाख्यानक काव्यों की भाषा वे पश्चिमी परंपरा से संपृष्ट अवधि है। जैसी से पूर्व कुतुबन कृत जो मृगावती और मंझन कृत मधुमालती का नाम लिया जाता है। दोनों कथाएं हैं वे रोचक हैं और उनके वर्णन विशद हैं। मृगावती और मधुमालती की जो भाषिक दृष्टि से अपना महत्व है। तत्भव शब्दों की परंपरा का अनुसरण जो बाद के सूफी कवियों ने किया है और उसकी नींव इन ग्रंथों में दृष्टव्य है। कुतुबन की जो कथा है वे काव्य कथा ठेठ अवधि, जो कुतुबन की जो काव्य भाषा है वे ठेठ अवधि है और इसमें आंचलिक शब्दों का अधिक प्रयोग किया गया है। मंझन की अवधि अपेक्षाकृत अधिक सरल और सटीक है। उन्होंने
भाषा विभक्ति के लिए प्रकृति चित्रण का सहारा लिया गया है। और मलिक मोहम्मद जैसी सूफी प्रेमाख्यानक परंपरा का सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलम इनकी प्रमुख रचना है। तो ये मलिक मोहम्मद जैसी की ये 3 रचनाएं सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको अच्छे से देख लेना, क्योंकि प्रश्न आ सकता है कि कौन सी रचना है वे मलिक मोहम्मद जैसी की है, कौन सी नहीं है। इस तरह से भी प्रश्न बनती है। और जैसी ने बोलचाल की सीधी साधी अवधि का प्रयोग किया। इसमें तत्भव शब्द सबसे अधिक हैं, तत्सम शब्द बहुत कम प्रयोग किए हैं। प्रसंगवश अरबी फारसी शब्द आ गए हैं। उस्मान की जो चित्रावती की रचना पद्मावत के ढंग पर की है। चित्रावली की जो भाषा है वे ठेठ अवधी अरबी फारसी के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। कहावतें लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा में सरसता आ गई है। नूर मोहम्मद ने इंद्रावती और अनुराग बांसुरी की रचना की है और इसकी भाषा भी है ठेठ अवधी और इसमें संस्कृत और ब्रज भाषा शब्द खूब मिलते हैं। शेख नबी ने ज्ञानदीप की रचना अमरकोश से शब्द छाड़ कर की है। ललित रूप आखर जो गढ़े चुनी चुनी अमरकोश से काढ़े। जान कवि ने सर्वाधिक 29 प्रेमाख्यानों की रचना की। कथानक के गठन और कवितापूर्ण प्रेम निरूपण के लिए इन रचनाएं क्या है, प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त कासिम शाह, शेख निसार, ख्वाजा अहमद आदि अवधी काव्य भाषा के रूप में उल्लेखनीय योगदान है। क्षेम करण कृत, कृष्ण चरितमृत, शिवराम कृत भक्ति जयमाल, भवानी शंकर कृत वैताल पचीसी, अली शाह कृत प्रेम चिनगारी, ख्वाजा अहमद कृत नूर जहां इत्यादि सैकड़े पुस्तकें अवधी के विकास की साक्षी हैं। पुहकर, नरपति व्यास, दुखहरण, गोवर्धन दास हिंदू प्रेमाख्यानकार है। इनकी भाषा में अपेक्षाकृत तत्सम शब्दों का अधिकत्व है और सूफी काव्य में परंपरा 6 शताब्दी तक चलती रही है, परंतु भाषा की दृष्टि से जैसे के बाद कोई विशेष विकास का दिशा स्पष्ट नहीं हो पाई है और जन भाषा का जैसा सुंदर रूप सूफी काव्य में सुलभ है वैसा पहले नहीं था। सूफी कवि शब्दों की अभिधा, लक्षणा और व्यंजना शक्तियों से पूर्णतः अभिज्ञ थे। उन्होंने इनका प्रचुर प्रयोग किया था। समय के साथ साथ अवधि में जो परिवर्तन हुए वे सूफी काव्य में स्पष्टतः लक्षित होते हैं। साहित्यिक अवधि के विकास में गोस्वामी तुलसीदास का जो योगदान है वे क्या है, श्रोच्य है। गोस्वामी तुलसीदास संस्कृत की प्रकांड विद्वान थे, अतः उनकी जो भाषा है वे तत्सम शब्द और संस्कृत की अवधि